हम लोगों में से काफ़ी लोग ये मानते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जैसे ही हमने उसकी रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवा ली तो वह प्रॉपर्टी सरकारी दस्तावेजों में हमारे नाम से हो जाती है और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उसके मालिक हम बन जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये सही है? कई बार हम सुनते हैं एक व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी को 2 बार बेच दिया और कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी उस प्रॉपर्टी पर लोन उठा लेता है। अगर रजिस्ट्री करवाते ही सरकारी रिकॉर्ड में हम मालिक के रूप में दर्ज हो जाते हैं तो फिर उसी प्रॉपर्टी को दोबारा कैसे बेचा जा सकता है या फिर उस पर दोबारा लोन कैसे उठाया जा सकता है? आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे किसी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवा लेने के बाद सबसे जरूरी और आवश्यक कदम कौन कौन से होते हैं जो हमें उठाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपका स्वागत है हमारे लीगल डाकिया चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक नियमित तौर पर पहुंचती रहे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी अगर हमने हमारे रजिस्ट्री करवा ली है तो क्या वो हमारे नाम पे हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्री होती क्या है और रजिस्ट्री करवाई जानी क्यों अनिवार्य है। देखिए, भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि 100 रुपए से ज्यादा की, जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, यदि उसे ट्रांसफर किया जाना है तो ऐसा ट्रांसफर मूलतः लिखित में किया जाना चाहिए कि 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी का अगर कोई ट्रांसफर है तो वो लिखित में होगा, ऐसा हमारे उसमें प्रावधान है। तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए। यही कारण है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं या किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर डीड को रजिस्ट्री हमें करा के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में करवानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्री केवल ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होता है, स्वामित्व का दस्तावेज या रजिस्ट्री को नहीं माना जाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हमारे फेवर में करवा लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? उसका नामांतरण करवाया जाना चाहिए, यानी कि दाखिल खारिज करवाया जाना चाहिए। अब दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। हमारा नाम रजिस्ट्री के आधार पर उस प्रॉपर्टी के स्वामित्व के सरकारी रिकॉर्ड में दाखिल कर लिया जाता है और पुराने स्वामी, जो उसका पुराना मालिक है, जिस व्यक्ति से हमने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, उस व्यक्ति का नाम प्रॉपर्टी के स्वामी के रूप में हटा दिया जाता है, यानी कि उसकी जगह पे हमारा नाम आ जाता है। हमारे देश में प्रॉपर्टी मुख्यतः 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप की होती है मुख्यतः। खेती की जमीन, आबादी क्षेत्र और तीसरी है औद्योगिक क्षेत्र। तीनों के विषय में नामांतरण की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम खेती की जमीन के बारे में कि खेती की जमीन मूलतः क्या है, कैसे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जब भी हम कोई खेती की जमीन खरीदते हैं तो खेती की जमीन से संबंधित उस जमीन से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है जमाबंदी। जमाबंदी वो दस्तावेज है जिसमें खेती की जमीन की डिटेल होती है और साथ ही उस जमीन के मालिक का नाम और उस मालिक का उस कुल जमीन में कितना हिस्सा है, ये सब उसका ब्यौरा इस जमाबंदी में अंकित किया होता है। हमें जब भी किसी खेती की जमीन के मालिक के बारे में पता करना होता है तो हम जमाबंदी की कॉपी निकलवाते हैं और हमें उसके मालिक का पता चल जाता है कि इसका मालिक कौन है। और जब भी हम कोई खेती की जमीन खरीद लेते हैं तो हमारे लिए जरूरी होता है कि रजिस्ट्री की एक कॉपी के साथ उस एरिया का जो पटवारी है उसके साथ एक एप्लीकेशन दे दें ताकि पटवारी हमारे नाम से उसका नामांतरण कर सके। नामांतरण की प्रक्रिया आजकल मुख्यतः ऑनलाइन होने लगी है, जिसके लिए हम अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर दाखिल खारिज के एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें हम अपना नामांतरण करवा सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई खेती की जमीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री करवा ली है।
करवाकर उसको हम भूल गए हैं, मतलब वो हमने रजिस्ट्री करवा ली और हमें याद नहीं कि उसको हमने इधर उधर हो गया, यानी कि हम भूल चुके हैं एक उस बात को। और फिर जिस व्यक्ति से हम वो जमीन खरीदते हैं, वही व्यक्ति उसी जमीन को किसी और व्यक्ति को भी बेच देता है। जिस व्यक्ति ने वो जमीन खरीदी है, वो अपनी खरीदी हुई रजिस्ट्री के आधार पर उसका नामांतरण अपने पक्ष में, अपने हित में, अपने नाम पे करवा लेता है। या फिर वो व्यक्ति जिससे हमने जमीन खरीदी, उसी जमीन पर जो हमने खरीदी, उसी जमीन पर किसी बैंक से लोन भी उठा लेता है। ऐसी स्थिति में ये अलग बात है कि व्यक्ति के ऊपर उसने अपराध किया है, उसको कानून के तौर पर सजा तो मिलेगी, लेकिन हमारे लिए बिना मतलब कोर्ट का चक्कर तो पड़ गया, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए। इसलिए जब भी आपको खेती की जमीन खरीदें, उसके नामांतरण के लिए तुरंत आवेदन संबंधित पटवारी को दे दें। इसी तरह यदि आबादी के क्षेत्र की कोई प्रॉपर्टी हमारे द्वारा खरीदी गई है या किसी और तरीके से हमें मिलती है, तो भी हमारे लिए जरूरी होता है कि हम अपने एरिया के संबंधित स्थानीय निकाय में, स्थानीय निकाय का मतलब है नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद, ऐसे तो हमें ऐसे स्थानीय निकाय जो हमारे एरिया से संबंधित हैं, एक एप्लीकेशन और उस ट्रांसफर की एक कॉपी उनको पेश कर देनी चाहिए, जिसके आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में हमारा नाम एज ए मालिक के तौर पर दर्ज हो जाए। और इसी प्रकार यदि प्रॉपर्टी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में उस प्रॉपर्टी के नामांतरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। अब बात आती है कि कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदी तो है नहीं, लेकिन वसीयत के द्वारा या उत्तराधिकारी विधि के अधीन पे हमें वो मिल जाती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए भी नामांतरण की प्रक्रिया सेम होती है, केवल प्रार्थना पत्र के प्रारूप में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। इस तरह अपने फेवर में करवाई गई रजिस्ट्री के आधार पर, वसीयत के आधार पर या फिर उत्तराधिकारी विधि के अधीन हमें मिली जमीन के बारे में प्रार्थना पत्र देकर जब हम अपना नाम सरकारी रिकॉर्ड में एज ए मालिक के रूप में दर्ज करवा लेते हैं, असल मायने में प्रॉपर्टी के असली मालिक तभी होते हैं हम। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, और इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को, थोड़ा अभी छोटा है, इसको ग्रो करने में मदद